दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे पॉलिटी सेशन में। क्योंकि दोस्तों जो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और आपको हम ये बता दें कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पूरे पॉलिटी का 1/3 अच्छे से समझ में आ गया। इसका मतलब कि अगर आपको फंडामेंटल राइट आ गया तो आपका 1/3 ऑफ पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। जो आपका फंडामेंटल राइट दोस्तों है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आपको मिलता है देखने को। आपको पता ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, जिसमें कि जो 3rd पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। अब दोस्तों अगर इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक जो है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखने को मिलता है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में गिवन है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक टोटल कवर करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और समझ लेना है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये यूएसए से लिया गया है। तो दोस्तों इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप सबको पता होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो टोटल 6 पार्ट में जो है क्लासिफाइड है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है और किस किस पार्ट में किस किस आर्टिकल से कहां तक किस आर्टिकल में बताया गया है। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट की बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये दोस्तों आर्टिकल आपको 14 से 18 तक इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। जो दूसरा है वो है राइट टू फ्रीडम। दूसरा जो है वो है राइट टू फ्रीडम। इसके बारे में दोस्तों आपको आर्टिकल 19 से 22 तक देखने को मिल जाएगा। जो तीसरा है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद दोस्तों आपको आर्टिकल 23 और 24 में देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों हो गया। इसके बाद दोस्तों है जो आपका अगला वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बारे में दोस्तों आपको 25 से 28 तक देखने को मिल जाता है। जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट दोस्तों इसके बारे में आपको आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट में टोटल 7 पार्ट में उनको क्लासिफाई किया गया था। तो जो हमारा ये 6 पार्ट था जो था पहले राइट टू प्रॉपर्टी, उसको भी रिपील कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आजकल 31 में बताया गया था, उसको भी रिपील कर दिया गया है। अब उसको एक लीगल राइट बता दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A में। मतलब उसको 300A में एक लीगल राइट बना दिया गया। अब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो मतलब आप अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट में जो है 12 पार्ट में उसके बारे में बताया गया है। तो ये हो गया। हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है तो अभी हम फंडामेंटल राइट में उसको नहीं देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में आपको आर्टिकल 32 से 35 तक देखने को मिल जाता है। तो यही दोस्तों 6 पार्ट हैं जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को अभी क्लासिफाई किया गया है। पहला जो पार्ट है वो राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है। राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक बताया गया है इसके बारे में। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में आर्टिकल 23 और 24 में बात किया गया है। फोर्थ पार्ट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में आर्टिकल 25 से 28 तक बात किया गया है। जो पांचवा है क्लासिफिकेशन वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके बारे में 29 से 30 की में बात किया गया है। जो लास्ट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में आर्टिकल 32 से 35 में बात किया गया है। पहले हमारे फंडामेंटल राइट को टोटल 7 पार्ट में जो है 7 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था।
जो राइट टू प्रॉपर्टी थी जो आर्टिकल 31 में गिवन थी उसको भी रिपील कर दिया गया है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A में। आपको अगर उसको बारे में देखना है तो आप पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आपको उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इतना तो आपको बेहद ही आसानी से याद हो जाना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक आपको इसके बारे में बात किया गया है। ये यूएसए से लिया गया है और ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अभी आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में तो हमने देखा कि 12 से 35 तक, बट यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि आर्टिकल 14 से 18 तक 14 से स्टार्ट हुआ है। तो आर्टिकल 12 और 13 कहाँ गए, तो इसके बारे में हम सेपरेट समझेंगे कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या बात की गई है। वो हमारे क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, उसको हम अलग से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है। तो उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या बात करता है। दोस्तों जो हमारा आर्टिकल नंबर 12 है, आर्टिकल नंबर जो हमारा 12 है, ये स्टेट्स के बारे में बात करता है, स्टेट के बारे में बात करता है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेट है, ये स्टेट आपको ये राज्य वाला नहीं है, ये हमारी कंट्री इंडिया के बारे में बात करता है। मतलब स्टेट मतलब यहाँ पे इंडिया के टर्म में लिया गया है। तो दोस्तों पहले तो आपको ये चीज ये समझना हो, एक स्टेट होता है उसको आप कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट ऑफ स्टेट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ स्टेट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ स्टेट जो होता है, स्टेट के कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट में गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन, इसके अलावा स्टेट की एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट है वो जो एक स्टेट होता है वो सोवरेन होना चाहिए। मतलब सोवरेन का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि मतलब वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो कंपोनेंट ऑफ स्टेट हो गया। कंपोनेंट ऑफ स्टेट में आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट होती है, पॉपुलेशन होती है, उसके अलावा दोस्तों जो कुछ मतलब ये होते हैं टेरिटरी उसकी एक फिक्स होती है, वो सोवरेन होना चाहिए। ये तो कंपोनेंट ऑफ स्टेट हो गए। अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है, स्टेट्स में एक एलिमेंट ऑफ स्टेट होता है, एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे ये एलिमेंट के बारे में समझना है, एलिमेंट ऑफ स्टेट के बारे में समझना है। तो दोस्तों इसको समझना बेहद ही आसान है। आप सिंपल ये फिगर याद कर लीजिए। ये फिगर क्या है, फिगर को 3 पार्ट में जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक में आप ले लीजिए लेजिस्लेचर, एक में एग्जीक्यूटिव और एक में जुडिशरी। मतलब जो एलिमेंट ऑफ स्टेट है जो आपको यहाँ पे समझना है, मतलब आपको यहाँ पे एलिमेंट समझना है, ये वाला आपको पोर्शन समझना है। इसमें आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी समझना है। तो दोस्तों अभी आपको स्टेट के बारे में यहाँ पे क्यों समझना, मैं आपको ये बता देता हूँ। क्योंकि स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे इसलिए समझना है क्योंकि जो आपका फंडामेंटल राइट है, अगर वो स्टेट द्वारा वायलेट होता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है स्टेट वायलेट करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट कि हमारा फंडामेंटल राइट जो वो स्टेट ने वायलेट किया है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल द्वारा वायलेट हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जैसे कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं प्रोसेस के थ्रू। डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हैं। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट को स्टेट ने वायलेट कर दिया है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यह इसलिए आपको यहाँ पे स्टेट को समझना है कि स्टेट के अंदर कौन कौन आएंगे। तो इसके लिए आपको पहले ही समझना होगा कि स्टेट का पार्ट कौन कौन है, तभी तो आप ये जानेंगे कि हमारा राइट स्टेट ने वायलेट किया है कि इंडिविजुअल ने वायलेट किया है। तो ये देखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जितने भी लेजिस्लेचर हैं, चाहे वो यूनियन के हों चाहे वो स्टेट्स के हों, सभी जो है जो स्टेट के पार्ट होंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जितने भी लेजिस्लेचर हैं, यूनियन लेजिस्लेचर मतलब यूनियन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, सभी जो है स्टेट के पार्ट होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वो यूनियन के हों चाहे वो स्टेट के हों, स्टेट्स सभी जो है इसके
स्टेट के पार्ट होंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यूनियन मतलब यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव में जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा सीएजी हो गए, सीजीआई हो गए, ये सब जो है आपके जो है स्टेट के पार्ट होंगे। स्टेट में जैसे आप समझते हैं जो सीएम हुए, गवर्नर हुए, ये सब जो है आपके जो है स्टेट के पार्ट होंगे। डीएम, पुलिस स्टेशन, ये सब आपके स्टेट के पार्ट हैं। तो मतलब आप जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर हैं स्टेट के हों चाहे यूनियन के हों, सभी जो है स्टेट के पार्ट हैं। एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट के हों चाहे लेजिस्लेचर यूनियन के हों, सभी जो है आपके स्टेट के पार्ट होंगे। इसके अलावा जो दोस्तों जो जुडिशरी है, जो आपकी जुडिशरी है, जुडिशरी जो है आपकी, जुडिशरी को आपको ये समझना, जुडिशरी जो है चाहे स्टेट की हो चाहे यूनियन की हो, सभी जो है आपके पार्ट होंगे स्टेट की। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है, और ये इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट्स का मतलब कि जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब जो है इस जुडिशरी के पार्ट होंगे। बट कब, तो दोस्तों जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हो तब। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो है सभी जुडिशरी जो स्टेट के पार्ट होंगे। बट अगर जो ये बोल रहे हैं जुडिशियल फंक्शन कर रहे हो, जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन करती है तो स्टेट का पार्ट नहीं होगी। मतलब आपको ये समझना है यहाँ पे कि लेजिस्लेचर जो है यूनियन के हों चाहे स्टेट के हों, सभी हैं पार्ट। एग्जीक्यूटिव चाहे यूनियन के हों चाहे स्टेट के हों, सभी हैं पार्ट स्टेट के। जुडिशरी चाहे यूनियन की हो चाहे स्टेट के हो, सभी हैं पार्ट स्टेट की। कब, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही हो तब। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि जुडिशरी में और भी काम होते हैं, जैसे कि प्रमोशन किसी का हुआ, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, किसी का ट्रांसफर हुआ, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब वो जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रहे हैं तब, जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफर, ये अपॉइंटमेंट, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तब वो स्टेट का पार्ट होगी। मतलब तब किसी का राइट वायलेट होता है तो वो जा सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर जुडिशियल फंक्शन करे, जैसे कि कोई केस हुआ, उसमें कोई फैसला दे रही है जुडिशरी, तो उस समय वो जो है स्टेट का पार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब भी कभी स्टेट मतलब जुडिशरी कोई मतलब देती है फैसला, तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक विक्टिम होता है, एक एक्यूज्ड होता है। तो उसमें से अगर किसी के पक्ष में फैसला दोगे तो किसी का राइट जो है वायलेट होगा, किसी का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होगा। तो बोल सकते हैं कि हमारा जो जुडिशरी ने हमारा राइट वायलेट कर दिया, तो ऐसे में तो जुडिशरी कोई फैसला ही नहीं दे पाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है जुडिशरी को जब भी जुडिशियल फंक्शन करती है जुडिशरी, तो उसको स्टेट का पार्ट नहीं माना गया है। तो उसको स्टेट का पार्ट नहीं माना गया, केवल जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो है स्टेट का पार्ट माना गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगा। मुझे लगता है कि जो जितने भी लेजिस्लेचर हैं, चाहे यूनियन के हों चाहे स्टेट के हों, सभी जो है पार्ट होंगे स्टेट्स के। एग्जीक्यूटिव चाहे यूनियन के हों चाहे स्टेट्स के हों, सभी जो है पार्ट होंगे स्टेट के। जुडिशरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के दौरान जो है होगी और जुडिशियल फंक्शन के दौरान नहीं होगी स्टेट की पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझ, जैसे कि अगर आपका किसी इंडिविजुअल ने राइट वायलेट कर दिया, तो आप तो हिरार्की के जो एक प्रोसेस है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये तो होगा क्योंकि भाई वहां पे आपका स्टेट ने राइट वायलेट नहीं किया, किसी इंडिविजुअल ने किया है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल राइट वायलेट करता तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, सभी लोग जाने लगेंगे तो वैसे में कोई फैसला कभी जुडिशरी सुना ही नहीं पाएगी, काफी सारे केस पेंडिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना कि जब भी आपको किसी इंडिविजुअल का राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, तो पहले उसे स्टेट के पास जाना है। जैसे स्टेट का मतलब क्या हुआ, आपको ये भी समझा देते हैं। जैसे कि अगर आपका राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट, तो आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए, क्योंकि पुलिस स्टेशन जो है वो जुडिशरी मतलब वो स्टेट का पार्ट होता है। अगर वहां पे आपके साथ न्याय नहीं मिलता है आपको, मतलब आपके लिए कुछ काम नहीं किया जाता, मतलब जो भी आप केस करते हैं उस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जाता, तो आपको वहां पे राइट जो है स्टेट ने वायलेट किया, क्योंकि आपका पुलिस स्टेशन में राइट वायलेट हुआ, इसलिए तब आप जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। बट केवल इंडिविजुअल ने आपका राइट वायलेट किया है तो आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे आपको इसीलिए समझना था आर्टिकल नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की तरफ, कि आर्टिकल नंबर 13 क्या बात करता है। तो अगर आपको आर्टिकल नंबर 12 अच्छे से समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की, कि आर्टिकल नंबर 13 क्या बात करता है।
तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 13 है ये लॉ के बारे में बात करता है। यहाँ पे आपको लॉ में क्या बताया गया आर्टिकल नंबर 13 में। आर्टिकल नंबर 13 बोलता है एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर एज इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कोई भी लॉ जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इनकंसिस्टेंट होगा वो जो है इनवैलिड होगा। सिंपल आपको यहाँ पे ये समझना है, कोई भी लॉ जो कि पार्ट थर्ड मतलब फंडामेंटल राइट जो होता है पार्ट थर्ड में गिवन है उसके इनकंसिस्टेंट होगा तो इनवैलिड माना जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा। मतलब जो है अगर आपका कोई भी लॉ वैलिड होने का तभी होगा जब वो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना था। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या पार्लियामेंट जो है किसी भी मतलब लॉ मतलब किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एनी लॉ का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी लॉ भी हुआ, ऑर्डिनरी लॉ भी हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हुआ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब 1 से 395 तक जो भी हमारे आर्टिकल में गिवन है ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया है। ऑर्डिनरी लॉ मतलब जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना टाइम में ऑड इवन रूल चल रहा था, मतलब जो कुछ लॉ बनाते हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव बनाते हैं उस कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए, वो हमारा ऑर्डिनरी लॉ होता है। तो मतलब ऑर्डिनरी लॉ जितने हुए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ ये दोनों के बारे में यहाँ पे बात किया गया था। तो अभी आपको ये समझना, तो हम बताते थे आर्टिकल नंबर जो 368 है, आर्टिकल 368 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकती है। ये हमें बोलता है, ये हमें पावर कहाँ से मिलती है हमारे पार्लियामेंट को, आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 बोलता है कि जो पार्लियामेंट हमारी है वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट कर सकती है। मतलब कि वो ऑर्डिनरी लॉ में भी अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो बेसिक राइट को जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको वायलेट नहीं करने देते। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान ली जाएगी, बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो वायलेट नहीं करती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना था। आर्टिकल नंबर 13 बोलता है एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि अगर आपको कोई भी लॉ तभी वैलिड होगा जबकि वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट में होगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो इनवैलिड मान लिया जाएगा। ये आपको होता था आर्टिकल नंबर 13। तो आपको ये 12 और 13 मैंने समझा दिया। आपको 12 बात करता है स्टेट के बारे में, मैंने आपको बता दिया स्टेट क्या क्या होते हैं। लॉ के बारे में आर्टिकल 13 बात करता है एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं हम आर्टिकल मतलब राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं हम। राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक गिवन है। राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में आपको 14 से 18 तक बताया गया है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपको 14 से 18 तक बताया गया है। तो अब हम यहाँ पे एक एक आर्टिकल यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ये तो आपका एक मतलब क्लासिफिकेशन का एक पार्ट हो गया, मतलब टोटल 6 पार्ट में फंडामेंटल राइट क्लासिफाई है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है। तो हमें यहाँ पे एक एक आर्टिकल अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? तो आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यहाँ से क्या होगा कि मतलब जो भी लॉ कानून के समझ सब बराबर है, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कोई बहुत अमीर नहीं कोई करीब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो हमारा लॉ है वो किसी की भेदभाव नहीं करेगा, मतलब उसके सामने सभी इक्वल है। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, कुछ चीजें यहाँ पे टिपिकल हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि टोटल वर्ल्ड में जो है टू टाइप के लॉ फॉलो किए जाते हैं। एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको मैं लिख देता हूं, इक्वल प्रोटेक्शन
ऑफ लॉ, और इसका होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो दोस्तों यहाँ पे टू टाइप के जो ये हैं ये हर जगह फॉलो किए जाते हैं, ये टू टाइप के लॉ फॉलो किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो ईपीएल होता है ये यूके में फॉलो किया जाता है। ये ईपीएल कहाँ फॉलो किया जाता है? यूके में। और जो ईबीएल होता है ये यूएसए में फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों हमारे कंट्री में जो है ये दोनों ही फॉलो किया जाता है, मतलब यूके में केवल ईपीएल ही फॉलो किया जाता है और जो यूएसए में वहाँ पे केवल ईबीएल ही फॉलो किया जाता है। बट हमारी कंट्री जो है यहाँ पे दोनों जो है फॉलो किए जाते हैं, बट वो डिफरेंट केसेस पे ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो मतलब जो कानून प्रेसिडेंट के लिए होगा वही कानून जो है, सेम कानून जो है सिटीजन के लिए, जो आम नागरिक है उनके लिए भी होगा। ये बात करता है ईपीएल इसके बारे में। और जो ये बात जो ईबीएल बात करता है ये बोलता है कि जो कानून प्रेसिडेंट के लिए होगा वो सेम कानून जो है सिटीजन के लिए नहीं होगा। मतलब जो है सिटीजन को डिफरेंट कानून से ट्रीट किया जाएगा और जो प्रेसिडेंट को डिफरेंट कानून से ट्रीट किया जाएगा। ये बात करता है ईबीएल। बट जो ईपीएल होता है वो बोलता है दोनों के लिए सेम कानून है। हमारी कंट्री में दोनों ही कैसे फॉलो किए जाते हैं आपको ये समझना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको यहाँ पे इस प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी का एक्सीडेंट कर दिया और ए यहाँ पे जो है यहाँ के केस में बहुत ही रिच आदमी है। तो इसके ऊपर जब केस हुआ तो मतलब जब फैसला आया तो इसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया, 5 लाख का जो जुर्माना लगाया गया। अब ये तो कंडीशन हो गई एक रिच आदमी की। और ये अब यहाँ बात करते हैं, कोई मान लीजिए सी है, उसने डी का जो है एक्सीडेंट कर दिया और यहाँ पे भी मतलब इक्वल कानून है इसलिए यहाँ भी उसको भी जो है 5 लाख का जुर्माना आ गया। मान लीजिए इसने ए यहाँ पे जो है अमीर आदमी था, जो यहाँ पे सी है इस यहाँ की कंडीशन में वो पुअर आदमी है, मतलब बहुत ही गरीब आदमी है। तो जो अमीर आदमी होगा वो तो 5 लाख का जो पेनाल्टी है और आराम से पेड कर देगा। बट जो गरीब आदमी है उसका इतना पैसा ही नहीं तो 5 लाख का पेनाल्टी पेड कर सके। तो यहाँ पे अगर हम इसको भी 5 लाख के ऊपर इसके अमीर आदमी के ऊपर भी जुर्माना लगाते हैं और 5 लाख का गरीब आदमी के ऊपर भी जुर्माना लगाते हैं इस कानून के तहत, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत, तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गलत होगा। मतलब गरीब आदमी के पास उतना पैसा है तो कहाँ से देगा, और अमीर आदमी क्योंकि इसमें बहुत पैसा है तो आराम से 5 लाख रुपए पेड करके और फिर से वैसा ही काम करेगा। तो ये यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि हमारी कंट्री में ये इसलिए फॉलो किया जाता है, मतलब ये कभी कभी नहीं फॉलो किया जाता। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है। मतलब जैसे कि ए ने बी का कत्ल कर दिया, मतलब ए ने बी को मार दिया, तो यहाँ पे आपको जो है क्या बोल सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट दोनों को ही मिलेगी। कैपिटल पनिशमेंट जो है मिलेगी। और मान लीजिए सी ने भी डी का कत्ल कर दिया तो यहाँ पे भी जो है कैपिटल पनिशमेंट ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे अमीर और गरीब को नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये कत्ल दोनों ने किया है। तो यहाँ पे जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो किया जाएगा। मतलब कत्ल के लिए, किसी का खून करने के लिए दोनों को ही जो है सेम सजा मिलेगी। ये बात करता है ईपीएल। ईपीएल का मतलब जैसे कि अगर ऐसा कोई केस आ गया, किसी ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और चूंकि अमीर आदमी उतना 5 लाख पेनाल्टी आराम से भर सकता है, गरीब आदमी 5 लाख पेनाल्टी कभी नहीं भर सकता है। तो यहाँ पे हमारी कंट्री में जो है दोनों को ही फॉलो किया जाता है। ये केसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि केस किस तरीके से है। यहाँ पे अगर एक्सीडेंट का कोई केस है तो वहाँ पे 50 लाख का भी जुर्माना लग सकता है। गरीब आदमी के केस में जो है 50,000 का भी जुर्माना लग सकता है। वो मतलब जो हमारे जज होंगे वो अपने हिसाब उस मतलब केस को देख के वो फैसला देंगे। और यहाँ पे ईबीएल का मतलब क्या होगा कि जो अगर किसी ने बहुत ही संगीन अपराध किया है तो उसके लिए सबको बराबर सजा मिलेगी, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वो आम नागरिक हो। तो यहाँ पे आपको ये समझना था। आर्टिकल नंबर 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो ये आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी कंट्री में ईपीएल और ईबीएल दोनों ही फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इतना ही था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की तरफ कि आर्टिकल नंबर 15 क्या बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 जो बात करता है उसको हम बताते हैं आपको।
आर्टिकल नंबर जो 15 है वो बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जो आर्टिकल 15 बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन 5 आधार पे किसी के साथ जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के तहत आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये बताता है आर्टिकल नंबर 15। दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 में 6 जो है जैसा पार्ट है आपको इसको समझना होगा। तो 15 का जो फर्स्ट पार्ट है ये बात करता है किसके बारे में, मैं आपको ये बताता हूँ कि दोस्तों जो ये बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के तहत जो है स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। मतलब जो स्टेट है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। और जो आर्टिकल नंबर 15 का सेकंड पार्ट है यहाँ पे मतलब यही सेम कंडीशन है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के तहत नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा। कौन? यहाँ पे स्टेट नहीं करेगा। और यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है, मतलब इंडिविजुअल जो है वो भी जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में बात की गई? स्टेट नहीं करेगा। सेकंड में बात की गई इंडिविजुअल नहीं करेंगे। अब थर्ड में जो बताया गया है वो बताया गया है कि वुमेन और चाइल्ड के केस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट वो डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आर्टिकल नंबर 15 का जो थर्ड पार्ट है वो बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वुमेन और चाइल्ड के केस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट वो डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए, तो उस केस में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं, ये दोस्तों जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये 3 ही लिखे गए थे। अभी हमारे पास टोटल 6 है, तो मतलब 3 तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे और 3 जो है अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। तो आपको ये समझना है। जो 15 का जो फोर्थ पार्ट है वो बात करता है एससी और एसटी के रिजर्वेशन की। एससी, एसटी या फिर आप बोल सकते हैं एससी बीसी, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एससी, एसटी और एससी बीसी के रिजर्वेशन की बात करता है। रिजर्वेशन ये दोस्तों हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। मतलब कि एससी, एसटी और एससी बीसी को रिजर्वेशन जो मिलता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 15 आर्टिकल नंबर 15 के फोर्थ पार्ट में गिवन है। ये दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया, ये पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो फिफ्थ पार्ट है वो बात करता है ओबीसी के रिजर्वेशन की। ओबीसी के रिजर्वेशन की कहाँ पे? ये ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कितने परसेंट? 27%। ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा। 27% की बात यहाँ पे करता है। तो दोस्तों ये जो हमारा आर्टिकल 15 का फिफ्थ पार्ट है ये ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करता है। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा वहां पे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 15 का फिफ्थ पार्ट। ये दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड किया गया। मतलब कि ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड किया गया था। अब दोस्तों जो लास्ट है, जो सिक्स्थ पार्ट बोलता है
हमारे आर्टिकल नंबर 15 का जो 6 पार्ट बोलता है वो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात करता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करता है। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात करता है कितने परसेंट? 10%। मतलब 10% रिजर्वेशन की बात करता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ये दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड किया गया था। मतलब कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो आर्टिकल नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है ये बोलता है कि स्टेट जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे जो स्टेट है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री इंडिया से लिया गया है स्टेट को। जो सेकंड बोलता है 15 का सेकंड पार्ट वो बोलता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के तहत इन कोई भी इंडिविजुअल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब जो थर्ड बोलता है वो बोलता है वुमेन और चाइल्ड के लिए कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है स्टेट, बट वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ये जो स्टेट है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ये 15 में स्टेट के द्वारा जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट वो डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ जो 15 का फोर्थ पार्ट बोलता है ये जो 3 पार्ट हैं ये जो है अमेंडमेंट के तहत आए हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है वो बोलता है एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको ऐड किया गया था। जो फिफ्थ बोलता है वो बोलता है ओबीसी के रिजर्वेशन की बात कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसकी रिजर्वेशन की बात करता है। कितने परसेंट? 27%। इसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से ऐड किया गया था। जो सिक्स बोलता है वो बोलता है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात। ये बोलता है 10% के लिए 10% जो रिजर्वेशन उसके बारे में बात करता है। इसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड किया गया। तो टोटल जो है आपके आर्टिकल नंबर 15 में ये 6 क्लास और 6 पार्ट थे। तो आपको ये उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16 की तरफ कि आर्टिकल नंबर 16 क्या बात करता है। तो आर्टिकल नंबर जो 16 है वो बात करता है, तो हम देखते हैं एक तरफ से। आर्टिकल नंबर जो 16 है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16 है आपको बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वालिटी मिले, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 16। मतलब जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल नंबर 16। दोस्तों इसमें भी टोटल जो है 6 क्लासेज हैं, मतलब 6 पार्ट हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देखना है? तो जो आर्टिकल नंबर 16 का फर्स्ट जो पार्ट है वो बात करता है दोस्तों, जैसे हमने इससे पहले आर्टिकल 15 में देखा कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे स्टेट जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बस दोस्तों वहां पे केवल 5 चीजें थी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे टोटल 7 ग्राउंड को बनाया गया था। जैसे कौन कौन सा? पहला तो रिलीजन, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, चौथा सेक्स, पांचवा प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। छठवां हुआ रेसिडेंस, और ये रेसिडेंस हो गया। और एक लास्ट है डोमिसाइल। नहीं, रेसिडेंट का मतलब डोमिसाइल होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब जो इन 7 ग्राउंड पे जो स्टेट है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बाई स्टेट मतलब यहाँ पे ये साफ है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और डिसेंट के आधार पर स्टेट के द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में बताया गया है।
और पार्ट सेकंड में क्या बताया गया, नो डिस्क्रिमिनेशन, वही जो यहाँ पे था, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, वही सेम, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये रेसिडेंस, और क्या था, डिसेंट, किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि फर्स्ट में क्या बोला, 16 का फर्स्ट पार्ट बात करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और डिसेंट के आधार पर स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 16 का सेकंड पार्ट बात करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस और जो है डिसेंट के आधार पर इंडिविजुअल किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको रेसिडेंट और डिसेंट का मतलब डिसेंट मतलब होता है वंश के आधार पर, रेसिडेंट मतलब निवास के आधार पर, मतलब इसके आधार पर कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट और इंडिविजुअल द्वारा। ये दो क्लियर हो गए यहाँ पे। अब दोस्तों जो थर्ड है वो बात करता है, आर्टिकल नंबर 16 में जो थर्ड है वो बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रेसिडेंस के आधार पर स्टेट द्वारा, मतलब कि रेसिडेंस के आधार पर स्टेट द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। मतलब आर्टिकल नंबर 16 का जो थर्ड पार्ट है वो बात करता है कि रेसिडेंस के आधार पर स्टेट द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट वो जो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ये बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 का थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 का के फोर्थ पार्ट के बारे में। तो दोस्तों फोर्थ में दो पार्ट हैं। आर्टिकल नंबर 16 के फोर्थ पार्ट में भी दो पार्ट हैं, जैसे 4 का ए और 4 का बी। ये बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में। 4 का ए जो है बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में जो है आर्टिकल नंबर 16 का फोर्थ पार्ट का 4A बात करता है। मतलब इसमें फोर ऑफ 16 में जो आर्टिकल नंबर 16 का फोर्थ पार्ट है उसमें भी दो पार्ट है, 4A और 4B। जो 4A है वो होता है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस के बारे में बात करता है, मतलब प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसके बारे में जो आर्टिकल नंबर 4A बात करता है। ये जो आर्टिकल नंबर 4 का B है ये बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में, मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात करता है इन अपकमिंग वैकेंसीज, इन अपकमिंग वैकेंसीज। मतलब कि आर्टिकल नंबर 16 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें टोटल 2 पार्ट हैं। 4A बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। 4B जो बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में अपकमिंग वैकेंसीज में, मतलब जैसे कि कुछ वैकेंसी कुछ क्लास के लिए जो रिजर्व रखी जाती है, मतलब जैसे ST क्लास हो गई, OBC क्लास हो गई, EWS क्लास अब नहीं बन गई, उसके बारे में उनकी कुछ वैकेंसीज होती हैं। अगर वो फुलफिल नहीं हो पाई, मतलब जैसे टोटल SC के लिए इस बार जो है 70 पोस्ट आई हुई हैं, उसमें केवल 50 फुल अप हो रही हैं, 20 बच रही हैं, तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब अगले साल के लिए फॉरवर्ड की जाएंगी। यही बात होता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। अब जो ये है आर्टिकल नंबर 16 का जो फिफ्थ पार्ट है वो बात करता है जो भी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा, इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो सेम रिलीजन का होना चाहिए, सेम रिलीजन। मतलब कि जैसे किसी भी मंदिर, जैसे मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है तो उसका जो हेड होगा वो हिंदू होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम का जो मस्जिद होता है उसमें जो हेड होगा वो मुस्लिम होना चाहिए। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 16 का फिफ्थ पार्ट कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो सेम रिलीजन का होना चाहिए। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 16 का फिफ्थ पार्ट। अब जो आर्टिकल नंबर 16 का जो सिक्स पार्ट है वो बात करता है ये क्या बोलते हैं EWS की रिजर्वेशन की, EWS रिजर्वेशन
दोस्तों वही सेम 10% रिजर्वेशन की बात करता है यहाँ पे। ये दोस्तों केवल इन जॉब्स में, मतलब जॉब्स में रिजर्वेशन की बात यहाँ पे करता है। जो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल नंबर 15 में भी 15 का 6 पार्ट जो है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात करता है, और दोस्तों वहाँ पे जनरल रिजर्वेशन की बात करता है। और जो यहाँ पे जो रिजर्वेशन की बात करता है वो जॉब्स के टर्म में रिजर्वेशन की बात की गई है। 10% रिजर्वेशन की बात की गई है ईडब्ल्यूएस के जॉब्स के टर्म में। तो यहाँ पे दोस्तों आपने समझा कि आर्टिकल नंबर 16 हमारा, उसमें टोटल 6 क्लास थे, मतलब 6 पार्ट थे। पार्ट जो फर्स्ट है वो बोलता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट और इसके अलावा रेसिडेंस के आधार पर स्टेट जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। पार्ट 2 बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस के आधार पर इंडिविजुअल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। जो पार्ट 3 है वो बात करता है कि रेसिडेंस के आधार पर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, बट वो डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉजिटिव टर्म में होना चाहिए। ये बात हो गया यहाँ तक। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा है उसमें जो है 2 पार्ट है, मतलब जो आर्टिकल नंबर 16 का फोर्थ पार्ट है उसमें भी 2 पार्ट है। 4A बात करता है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात जो है 4A में की गई है। और जो 4 का B पार्ट है वो बात करता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में इन अपकमिंग वैकेंसी, मतलब जैसे कि अब की बार कुछ क्लास के जो जिनको रिजर्वेशन मिलती है उनकी कुछ सीटें फिक्स होती हैं, जैसे कि 100 सीट किसी के लिए फिक्स की गई है, उनकी केवल 70 सीट फुल हो पाई, 30 सीटें बच गई, तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए जो है फॉरवर्ड कर दिया। ये होता है कैरी फॉरवर्ड रूल। अब जो आर्टिकल नंबर 16 का 5th पार्ट है वो बात करता है कि जो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो सेम रिलीजन का होना चाहिए। मतलब ये जैसे अगर मंदिर है तो उसका हेड जो है हिंदू होना चाहिए, अगर मस्जिद है तो उसका हेड जो है मुस्लिम होना चाहिए, तो अगर चर्च है तो उसका हेड जो है क्रिश्चियन होना चाहिए। ऐसा ही बात किया गया उसमें। और जो आर्टिकल नंबर 16 का 6 पार्ट है उसमें ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात की गई है। 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स, मतलब जॉब्स में उनकी 10% रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 16 क्लियर हो गया होगा। अब हम बात बढ़ते हैं आगे। बढ़ने का मतलब है कि हम आर्टिकल नंबर 17 देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 17 क्या बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 17 जो दोस्तों है वो अनटचबिलिटी के बारे में बात करता है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी के बारे में जो है बात करता है। तो अभी आपको यहाँ पे ये समझना होगा, आर्टिकल नंबर जो 17 आपका है वो बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी। यहाँ पे आपको एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी से क्या समझना, अनटचबिलिटी का मतलब आपको यहाँ क्या समझ रहे हैं आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो अनटचबिलिटी टर्म यूज किया गया है ये जो है सोशल प्रैक्टिस की बात की गई है। यहाँ पे सोशल प्रैक्टिस की बात की गई है। अनटचबिलिटी का मतलब यहाँ पे सोशल प्रैक्टिस है। यहाँ पे आपको इसका ग्रामेटिकल सेंस नहीं लेना है, मतलब नॉट ग्रामेटिकल, मतलब यहाँ पे जो सोशल प्रैक्टिस, मतलब जो सोशल अनटचबिलिटी फॉलो की जाती है उसकी बात की गई यहाँ पे अनटचबिलिटी से। ग्रामेटिकल सेंस आप नहीं लेंगे अनटचबिलिटी मतलब किसको छूना नहीं, ऐसा नहीं। मतलब अनटचबिलिटी जो हमारे समाज में फॉलो होता है उसके बारे में बात अनटचबिलिटी से यहाँ से की गई। अब यहाँ पे आपको समझना अनटचबिलिटी होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अनटचबिलिटी जो है, जैसे भी कोई मतलब पब्लिक प्लेस है, जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में अगर आपकी एंट्री बैन हो जाती है, मतलब आपकी एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, अगर आपकी एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि अगर कोई भी पब्लिक प्लेस है वहां पे आपकी एंट्री मतलब आपको रोक दिया गया, मतलब आपको कहीं जाने से रोक दिया गया, किस ग्राउंड पे कि आप इस रिलीजन के हैं, आपका ये रेस है, आपकी ये कास्ट है, आपका ये सेक्स है, आपका ये प्लेस ऑफ बर्थ है, इसके अगर बेसिस पे आपकी जो एंट्री कहीं बैन की कर दी जाती है तो आप बोल सकते हैं कि आपके साथ अनटचबिलिटी की गई। अनटचबिलिटी करने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी पब्लिक प्लेस है, मतलब जहाँ पे सबको जाना अलाउ है, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, वहां पे आपकी एंट्री बैन होनी चाहिए। किस ग्राउंड बैन होनी चाहिए, आपका आपका जो रिलीजन है उसके ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के, अगर आपके
जो एंट्री है इसके आधार पर बैन कर दी गई है, तो आप बोल सकते हैं कि आपके साथ अनटचेबिलिटी फॉलो की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे वो प्लेस पब्लिक होना चाहिए, ये नहीं किसी का प्राइवेट प्लेस है और आप वहाँ पे बोले कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी। जैसे आप मान लीजिए कोई मंदिर है, वो पब्लिक मंदिर में सबके लिए खुला हुआ है, तो अगर वहाँ पे आपकी एंट्री बैन की जाती है, किस ग्राउंड पे कि आप इस रिलीजन के इसलिए आप नहीं जा सकते, या फिर आप काले हैं गोरे इसलिए नहीं जा सकते हैं, या फिर आपको मतलब ये कास्ट है आप इसलिए नहीं जा सकते, या फिर आपका आप पुरुष महिला मतलब इस ग्राउंड पे, या फिर आपको इस जगह पैदा हुए इस ग्राउंड पे, तो अगर आपके साथ इस ग्राउंड पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि आपके साथ अनटचेबिलिटी फॉलो की गई है। बट अगर आप किसी ने अपने घर में मंदिर बनवाया है और आप बोले कि नहीं हमको वहां जाने से रोक दिया गया, तो वो जो है अनटचेबिलिटी नहीं किया, क्योंकि भाई उसने अपने घर में प्राइवेट प्लेस है, तो वहां पे आपकी एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया सकती है। बट पब्लिक प्लेस पे आपके साथ अगर होता है तो आप बोल सकते हैं आपके साथ अनटचेबिलिटी फॉलो किया गया है। तो ये सिंपल बात है। अब दोस्तों अब जैसे किसी ने आपके साथ अनटचेबिलिटी कर दी, तो उसके खिलाफ मतलब जैसे आपको मैं एक बता दूं, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट कब हुआ है? 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। इसके तहत जो है क्या, जो इसका नाम है अनटचेबिलिटी का, इसको बोला गया है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। इसका नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर क्या रख दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इसका नाम रख दिया गया। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे अगर किसी ने मान लीजिए अनटचेबिलिटी कर ही दिया आपके साथ, तो आप क्या कर लेंगे? मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखा गया है, अगर हमारे साथ अनटचेबिलिटी हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी कानून। अगर किसी ने आपके साथ अनटचेबिलिटी किया है तो आप उस कानून के तहत उसे सजा दिला सकते हैं। सजा क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए कानून बना, क्या बना है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अगर किसी ने आपके साथ अनटचेबिलिटी किया तो उसे जो है ये क्या बोल सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं कि आप 500 रुपए का फाइन होगा, 7 या फिर 6 महीने का जेल होगा। उससे 500 रुपए का फाइन भी हो सकता है या फिर 6 महीने का जेल हो सकता है। ये दोस्तों यहाँ पे मतलब जब 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पे उसका नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 रखा गया, उसी समय ये नियम बनाया गया कि 500 रुपए फाइन या फिर 6 महीने का जेल। तो आप सोच रहे हैं कि 500 रुपए फाइन या 6 महीने का जेल तो बहुत कम सजा है, तो भी इसके आगे कुछ सजा है, जैसे कि ये। इसके अलावा दोस्तों आप कभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन कि मतलब अगर आपने किसी के साथ अनटचेबिलिटी को किया तो आप कभी इलेक्शन में आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं अगर आपने किसी के साथ अनटचेबिलिटी किया है तो। साथ ही साथ आपको 500 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने का जेल हो सकता है, और आपको बिना FIR के ही अरेस्ट किया भी जा सकता है, ये भी होता है इसमें एक सजा। तो आपको यहाँ पे इतना ही समझना था कि जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, इसमें मतलब क्या हुआ, सोशल प्रैक्टिस से मतलब है, ग्रामेटिकल प्रैक्टिस से नहीं। मतलब ग्रामेटिकल सेंस में आप इसको नहीं लेंगे, जैसे कि अनटचेबिलिटी में छुआछूत ऐसे नहीं, जो सोशल में मतलब जो हमारे समाज में किया जाता है अनटचेबिलिटी, उससे रिलेटेड यहाँ पे अनटचेबिलिटी को किया गया है। अनटचेबिलिटी कैसे आपके साथ होती है आपको ये समझना है। जैसे कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पे आपकी एंट्री बैन कर दी गई, किस ग्राउंड पे कि आप इस रिलीजन के हैं, इस रेस के हैं, इस कास्ट के हैं, इस सेक्स के हैं, इस प्लेस ऑफ बर्थ के हैं, अगर इस बेसिस पे आपके साथ जो है रिस्ट्रिक्शन, आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तो आप बोल सकते हैं आपके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है। अगर आपके साथ अनटचेबिलिटी होता है तो दोस्तों यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जिसमें इसका नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 रख दिया गया। अगर कोई आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है तो इसका पहले देखिए, ये कानून है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसके तहत उसको सजा मिलेगी। सजा क्या है, 500 रुपए का फाइन या फिर 6 महीने का जेल, या फिर वो जो अगर कोई आपके साथ अनटचेबिलिटी फॉलो कर देता है, अनटचेबिलिटी कर देता है, तो वो कभी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, मतलब वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये है, इतना था आर्टिकल नंबर 17। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 17 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 18 की तरफ कि आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 18 हमारा है,
आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 जो है वो बोध करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब जो टाइटल्स हैं उनके एवोल्यूशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 18। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टाइटल का मतलब समझना होगा। टाइटल का मतलब क्या होता है? तो टाइटल का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब ऐसा कुछ जो कि आपके नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे यूज किया जाता हो, वो आप बोल सकते हैं टाइटल होता है। अब यहाँ पे टाइटल आपको क्या समझना है? जैसे आप बोल सकते हैं सफिक्स के तौर पे यूज होता है, तो यहाँ पे ये समझना टाइटल का मतलब ये होता है। तो अभी मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि जैसे कि जो भी आपका एकेडमिक या फिर मिलिट्री डिस्ट्रिक्शन का जो टाइटल होता है वो आप यूज कर सकते हैं जी। आप टाइटल कौन कौन से यूज कर सकते हैं? एकेडमिक प्लस मिलिट्री डिस्ट्रिक्शन, जो भी एकेडमी प्लस मिलिट्री डिस्ट्रिक्शन का टाइटल होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप अकेडमी मतलब जैसे कि आपने पीएचडी की, आप नाम के साथ डॉक्टर लगे, मतलब जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आप उसको यूज कर सकते हैं। मिलिट्री डिस्ट्रिक्शन का जो आपका ये है आप उसको यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज नहीं कर सकते? कौन सा टाइटल आप यूज नहीं कर सकते हैं? तो जो हेरिडेटरी हो, हेरिडेटिकल जो हो, प्लस डायनेस्टिकल, ये आप यूज कर सकते हैं, ये आप यूज नहीं कर सकते। मतलब हेरिडेटरी या फिर डायनेस्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे कि आप जमींदार थे, जमींदार साहब आप नहीं यूज कर सकते हैं। ठाकुर साहब आप नहीं, मतलब आपके नाम के साथ अगर ठाकुर ऐड है तो वो दूसरी बात है। मतलब जैसे आप पुराने ठाकुर, मतलब पुराने जमाने में आपको लोग ठाकुर साहब बोलते थे, आप नहीं हैं तो वो आप नहीं यूज करते। जमींदार साहब आप नहीं यूज करते हैं, राजा साहब नहीं यूज कर सकते हैं, ये सब आप राजकुमार साहब ये नहीं यूज करते हैं। मतलब ये सब जो है जो कि मतलब पुश्तों से आपको आपके नाम के साथ ऐड होती है वो आप नहीं यूज ऐड कर सकते हैं। आपका नाम भाई आप ऐड ले सकते हैं, आपके नाम के साथ जो टाइटल आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा दुबे है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं ये कहूँ कि राजा दुबे साहब, ये नहीं यूज करता। राजकुमार दुबे साहब नहीं, जमींदार दुबे साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं यूज कर सकते। मतलब अपने नाम के साथ आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने अगर भारत रत्न पाया है तो आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं टाइटल के रूप में। पद्मश्री पाया तो आप उसको नहीं यूज करते हैं भारत, मतलब ये सब आप जो है टाइटल के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। आप टाइटल के रूप में केवल क्या यूज कर सकते हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो आप उसको यूज कर सकते हैं टाइटल के रूप में। और जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्शन की जो क्वालिफिकेशन आप उसको यूज कर सकते हैं टाइटल के रूप में। तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना था। आर्टिकल नंबर 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। टाइटल का मतलब समथिंग दैट इज यूज्ड प्रीफिक्स और सफिक्स विथ योर नेम, वो होता है। इसमें आप एकेडमिक और मिलिट्री डिस्ट्रिक्शन के जो भी आपके हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो, क्वालिफिकेशन का मतलब जैसे कि आप डॉक्टर यूज कर सकते हैं। ये सब मतलब जो भी आपका क्वालिफिकेशंस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। बट आप हेरिडेटिकल और डायनेस्टिकल जो है नहीं यूज कर सकते हैं। ये आपको इतना ही समझना है यहाँ पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में। फंडामेंटल राइट के जो टॉपिक रिमेनिंग है हम उनको कल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।